हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोप 16, 17 और 20 के बारे में डिटेल से। 7 और 18, 19 का हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे क्या होता है। अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, यूएनएफसीसी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कोप 13, कोप 15 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडेप्टेशन फंड के बारे में, मिटिगेशन एडेप्टेशन क्या है, ये हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप वीडियो को पहले देख लेना, उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखते हैं कोप 16 के बारे में। कानकून अकॉर्ड क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, एग्रीमेंट्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड 30 बिलियन एड। जैसे कि मैंने ग्रीन क्लाइमेट फंड में भी बताया था आपको कि जो है 2010 में डेवलप्ड कंट्रीज ने 30 बिलियन जो मनी है उसको देने के लिए वो एग्री हो गए थे। कब से कब तक ये देनी है उनको, 2010 से 12 तक। मतलब उनका जो मेन फोकस था क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में, तो मेन वो इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि 2020 के बाद उनको कितनी देनी है, 100 बिलियन की जो अमाउंट है वो देनी है। तो उस पे तो वो एग्री हो नहीं रहे, कभी हाँ हाँ बोल दिया, कभी नहीं बोला। मतलब एक फर्म जो इनकी जो हाँ होनी चाहिए वो नहीं थी। ठीक है, ऐसा ही चल रहा था। जैसे लास्ट वीडियो में भी कोप जो बाली वाला था या 17 वाला था, उसमें ये पॉइंट था कि उन्होंने 100 बिलियन के लिए हाँ बोल दी, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि हाँ भाई हम देंगे, बस ठीक है बोल दिया, हाँ ठीक है, इस टाइप वाली बात थी। कुछ कंफर्म नहीं था। हाँ, बट इन्होंने 10 में क्या बोल दिया कि हम 10 से 2010 से 2012 का जो टाइम पीरियड है उसमें हम 30 बिलियन अमाउंट तो देंगे। तभी जाके ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टेब्लिश किया गया था। 2009 में इसके बारे में सिर्फ ये प्रपोज किया गया था जीसीएफ को, लेकिन एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। एस्टेब्लिश का अलग मतलब है, प्रपोज का अलग मतलब है, लॉन्च का अलग मतलब है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। आपको सिर्फ उनको थोड़ा सा डिफरेंस देखना क्या होता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि किसी में लिखा हुआ था 2009 में ग्रीन क्लाइमेट फंड को ये कर दिया था, वो कर दिया था। आप याद तो रखते नहीं हो कि क्या किया था। इसमें इसको प्रपोज किया था, बोला था बस कि 2009 में ऐसा होना चाहिए, फिर 10 में इसको एस्टेब्लिश किया था। अब आप नेक्स्ट में देखोगे दर्बन वाले में उसको उसको लॉन्च किया गया है। मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट करना, एक ऑफिशियली उसको बोल देना कि हाँ अब ये वर्क करेगा। इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो काफी टाइम लग जाता है उनमें। अच्छा ठीक है, इसमें अब इनको पता चला, लेकिन 2020 के बाद में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला उसके ऊपर अभी कोई रिएक्शन नहीं आई है। ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्टैब्लिश कर दिया। जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, इंडस्ट्री जो डेवलप्ड है मेनली, वो किस चीज के लिए हो गए, उन्होंने क्या एग्री किया कि वो इमिशन रिडक्शन पे फोकस करेंगे, क्योंकि वही चल रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में क्या चल रहा है, वही मिटिगेशन अडेप्टेशन, ग्रीन हाउस गैसेज को आप रिड्यूस करो। ये सारा वही सेम पॉइंट है, जिस तरीके से चलते रहते हैं। हाँ, बस इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या बोल दिया, उनके लिए क्या पॉइंट आया था। डेवलप कंट्रीज के लिए तो ये हो गया था कि इमिशन रिडक्शन पे फोकस करो। डेवलपिंग के लिए क्या आया था कि उनके लिए एक रजिस्ट्री को स्टैब्लिश किया गया है। रजिस्ट्री किस चीज के लिए, कि जैसे फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट है जो एनवायरमेंट के लिए, वो उसके लिए क्या चीज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो एक तरीके से रजिस्ट्री की गई थी जो हर 2 साल के बाद, मतलब उसके अंदर वो चेक की जाएगी इस टाइप से। क्योंकि उनके ऊपर तो, डेवलप कंट्रीज के ऊपर तो फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाइंडिंग आई जाती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर तो कुछ नहीं है। तो उनके ऊपर एक रजिस्ट्री डाली गई थी चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्री की स्टैब्लिशमेंट हुई थी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो एग्री ऑन REDD, रीड के ऊपर एग्री हुए थे। हाँ, रीड और रीड प्लस की जो वीडियो है वो भी आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में देख लेना एनवायरमेंट की। रीड और रीड प्लस भी मैंने डाल रखा है, इसी वजह से मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई थी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो रीड पे भी एग्री हो गई थी, क्योंकि जब ये पिक्चर में आया था रीड का, तो उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज इतनी ज्यादा इस चीज को लेके एग्री नहीं थे। ये इसी तरीके से चलते रहते हैं कि मतलब लास्ट वीडियो में उन्होंने बोला कि हाँ, थोड़ी सी रीड के ऊपर किसी ने हाँ बोल दिया, किसी ने नहीं बोला, फिर नेक्स्ट में वो अच्छे से और एग्री हो गए हैं, नेक्स्ट में उन्होंने अडेप्ट कर लिया उस चीज को। तो ये पॉइंट जो है वो इसी तरीके से चलते रहते हैं। बस आपको थोड़ा आइडिया मिल गया इसमें हुआ क्या था, बस इतना काफी है आपके लिए। नेक्स्ट है कोप 17 डरबन साउथ अफ्रीका। ये जो मैं आपको वीडियोस बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ इसमें ये पॉइंट हो जाता है, जैसे लास्ट वीडियो में था रीड क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी ना किसी कोप में ही आया है। एक में किसी हमें GCF आ गया, अडेप्टेशन फंड आ गया, इस तरीके की जो चीजें, जैसे कि CBDR आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो करंट कोप चल रही होगी उसी पे क्वेश्चन होगा। और मेरा बताने का, ये पूरी सीक्वेंस कराने का मतलब भी यही है, मैंने आपको बताया था, ताकि आपको चीजें लिंक हो जाएं कि इसका क्या मतलब था, उसमें क्या हुआ था, क्या हुआ था, एक जो स्टोरी है वो बन जाए। मैं दोबारा भी इस पॉइंट पर फोकस कर रही हूँ
ये सिर्फ स्टोरी कनेक्ट करने के लिए है चीजों को। अब देखते हैं कोप 17 जो कि दरबन में हुई थी, साउथ अफ्रीका। इसमें क्या था, द सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल कुड नॉट बी एग्रीड, ये इसका फाइनल था। अब पॉइंट क्या आ रहा है, मैं आपको दोबारा से रिकॉल कराती हूँ। 2008 से 12 के बीच में क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट पीरियड चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में उनका क्या काम था, उनका हर एक मीटिंग में यही काम था, 8 में 9 में 10 में कहीं ना कहीं वो इसी पॉइंट पर रहते थे कि हमें 2012 के बाद क्या करना है, इसको डिस्कशन करना है। 2012 के बाद क्या करना है, ये इस पे डिस्कशन रहता था उनका कि उसमें हमें क्या करना है। तो इस टाइम पे अभी इनको ये करना था, क्योंकि ये वाला टाइम क्या चल रहा है, 2011 का चल रहा है, लेकिन इस टाइम पर भी क्या हुआ, 2012 के बाद क्या करना है, उस पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो किसी पॉइंट पर कंक्लूजन उनका नहीं निकला। अब तो इसका रिजल्ट क्या आया फिर इस पॉइंट का, ये जो है ना कोप, इसको बताने का मेरा क्या मोटो है कि ये डायरेक्ट हम कोप 21 पे लेके जा रहे हैं हम सीधे सीधे, कि उससे पहले की क्या स्टोरी रही थी कोप 21 से। इन्होंने क्या बोला, एफर्ट्स शुड बी मेड टू क्रिएट सच अ बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर ऑल कंट्रीज बाय 2015 विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2020। अब इसमें क्या बोल दिया इन्होंने कि 2020 के बाद में अब क्या एप्लीकेबल होना है, जो भी हम करेंगे, जो डिस्कशन था, जैसे ये ऊपर भी आ रहा था कि 2020 के बाद में वो 100 बिलियन वाली जो अमाउंट है या हम क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि उसका जो डिस्कशन है वो भी हम 2015 वाली जो मीटिंग होगी उसमें करेंगे। मतलब अभी 2011 चल रहा है, 12 के बाद क्या करना है इनको कुछ नहीं पता, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि 12 और 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 में जाके हम डिसाइड करेंगे कि 20 के बाद हमें क्या करना है, ठीक है। इसलिए जो 2015 वाली जो कोप 21 है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्लियर होगा। और बाकी जो मीटिंग्स होती है उसमें यही चलता रहता है कि मतलब 20 के बाद क्या करना है उसके डिस्कशन में करेंगे, 2015 में हमें क्या क्या चीजें बनानी है उसके लिए लिस्ट बनाओ, यही सब चलता रहता है। अच्छा, और क्या हुआ, एग्रीड ऑन सीबीडीआर, जो है सीबीडीआर के ऊपर ये एग्री हुए हैं। जो कॉमन वाला जो अमाउंट था, जी मैंने क्योटो प्रोटोकॉल में बताया था, इंडिया ने क्या एम्फेसाइज किया कि 2020 के बाद भी होना चाहिए। अब ये डेवलपिंग क्यों है, वो इसके ऊपर क्यों ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि सीबीडीआर का क्या मतलब था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें क्या था, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोल के कि भाई तुमने ज्यादा जो है क्लाइमेट चेंज में तुमने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, तो इंडिया ने क्या बोला कि 2020 के बाद भी सीबीडीआर के ऊपर फोकस होना चाहिए। जो अडेप्टेशन मिटिगेशन के जो मैकेनिज्म है उन सब के ऊपर, या टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है उन सब के ऊपर एग्री हो गए थे। अडेप्टेशन मिटिगेशन क्या है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये वाले तो वही सेम नॉर्मल पॉइंट है कि हाँ अब क्लाइमेट चेंज है तो यही चलता रहेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, ये लगा दो वो लगा दो, वही सब चलता रहता है। और मेन जो जैसे कि सीडीएम वाला था, है ना, जो क्योटो प्रोटोकॉल था मेन, उसमें नहीं पॉइंट उसमें आए थे, उसके बाद से तो बस यही चलता रहता है कि पिछले वाले पॉइंट में जो उनका एग्रीमेंट, जो एग्री नहीं हुए थे किसी पॉइंट पे, उस पे एग्री कराने की कोशिश, और 2012 के बाद क्या करेंगे, 20 के बाद क्या करेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन चलता है, या फिर मनी से रिलेटेड। और मनी का जहां पे बात आ जाती है फिर कोई एग्री तो होता ही नहीं है, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, कुछ भी हो। उसके बाद देखो, ये इसमें मैंने बता दिया कोप 17 में क्या किया गया है, जीसीएफ लॉन्च किया गया है। उस पहले वाले में क्या था, एस्टेब्लिश किया था। उससे पहले वाले 2009 में क्या था, उसको सिर्फ प्रपोज किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं अगर आ जाता है तो बस आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। और आगे से कोई पॉइंट भी आता है तो आप उसको ध्यान से समझ पाओ कि उसने क्या बोला है। 2009 में प्रपोज किया गया है, लॉन्च कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, डिस्कशन चल रहा है, चल क्या रहा है, इस पॉइंट पर फोकस करना बस। अभी 18-19 की इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं वही सीक्वेंस को थोड़ा सा ब्रेक नहीं करना चाह रही थी। अब ये कहाँ हुई थी, दोहा में, कतर में हुई थी। जो मेन एक आधे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अमेंडमेंट पे फोकस किया गया था, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बातें करी गई थी, गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड द गेन्स ऑफ द लास्ट 3 years ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। इस तरीके से जो भी कुछ छोटी छोटी सी इनका जो है मेन डिस्कशन चल रहा था, बाकी इतनी कोई ज्यादा नहीं है। वार्सावा वाले में मैंने ये इसलिए डाला था क्योंकि इसके अंदर जो लॉस एंड डैमेज वाला एक पॉइंट आता है, मे बी कहीं यूज हो जाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कोप 19 में हुई थी वार्साव में, पोलैंड, इन 2013। और इन्होंने क्या बोला था, वही मेन पॉइंट यही आते हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्लाइमेट है उससे रिलेटेड आपको बात करनी है। 2015 में आप क्या डील करने वाले हो, उसके तरफ आपको कुछ भी चीजें हैं वो बात करनी है। एंड लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म क्या है, टू हेल्प वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज। वल्नरेबल का समझ रहे हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज्यादा मतलब इफेक्ट होंगे उन कंट्रीज के ऊपर, विद सीवियर क्लाइमेट इम्पैक्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एक मैकेनिज्म होना चाहिए बट विदाउट अ क्लियर मीन्स ऑफ एडिक्वेट फंडिंग। इस तरीके की जो चीजें, ये होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए इस तरीके से। तो इस पे बात करी गई थी, इसी को क्या बोला जाता है, वार्साव इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। अगर ये पॉइंट कहीं आता है IMLD या लॉस एंड डैमेज, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए ये किसी से रिलेटेड है। किसके लिए बनाया गया था, वल्नरेबल जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे
उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है ना इस चीज के लिए। बस ये पॉइंट था। अब 20 वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21 के लिए 20 का आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। कॉप 20 बोल लो, CMP 10 बोल लो, CMP अभी चल रही है ना साथ साथ में क्योटो के बाद से। अब इस पे क्या बात हुई थी, ये जो जब कोप 20 वाली बात चल रही थी उस टाइम पर आईपीसीसी की जो है ना असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था देखो, इसमें इन्होंने क्या बोला, कंसेंट ऑन टेम्परेचर कंट्रोल फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल जोन टू 2 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर उन्होंने सहमति दी इस इतने टेम्परेचर के कंट्रोल के लिए। अब इसकी जो रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन लिए गए थे कि जो है 2100 प्री इंडस्ट्रियल विल इंक्रीज टू 4.8 डिग्री सेल्सियस इफ ए कंसेंसस इज नॉट रीच्ड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में तो आर्गुमेंट चलता ही आ रहा है कि एक दूसरे के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते जा रहे हैं कि इसने किया था, इसने किया था, इस तरीके की जो चीजें हैं। और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अमाउंट भी नहीं दे रही हैं, कितनी अमाउंट दें ताकि डेवलपिंग कंट्रीज कुछ हेल्प कर पाए। तो उनके बीच में आर्गुमेंट चलता ही जा रहा था। जैसे आपने देखा होगा कि जो COP15 की हमने बात करी थी, उसमें भी जो एग्रीमेंट था वो बेसिक कंट्रीज के बीच में हुआ था, सब उस पर एग्री नहीं थे। तो इस तरीके से उनके बीच में कोई भी अच्छे से मतलब एक एग्री किसी पॉइंट पर हो ही नहीं रहे थे, यही डिस्कशन चल रहा था। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, ग्रीन हाउस गैसेज जो है 2014 का जो इमिशन था वो 50 गीगा टन का था। अगर इसको लिमिट नहीं किया गया 41 तक, तो जो है वो टारगेट आपका अचीव नहीं हो पाएगा। इस टारगेट के लिए आपको 50 से 41 पे लेके आना पड़ेगा। एंड जो सीबीडीआर है, सीबीडीआर के बारे में आपको मतलब उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उस पर आपको एग्री होना पड़ेगा और उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अब देखो इस स्कोप 20 का वैसे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि स्कोप में क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, और उसके बाद में रिजल्ट क्या आता है, यही दो मेन पॉइंट रहते हैं। अब पेरिस एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज बाई मार्च 2015, इसका जो कोप 14 था उसका टाइम ऑब्जेक्टिव था कि आपको 15 की जो, क्योंकि कोप 21 होने वाली है ना, उसके बारे में उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फेल हुआ। उसके बाद वॉलेंटरी डिक्लेरेशन बाय ऑल कंट्रीज ऑन आईएनडीसी बाय अक्टूबर 2015, इसके बारे में उनको बताना था। आईएनडीसी क्या है, तो आपकी जो इंटेंडेड जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, मतलब जैसे मान लो इंडिया ने बोल दिया कि हम कितना कर देंगे, 25 से 30% हम ग्रीन हाउस गैसेज का जो है वो कम कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे चाइना ने बोल दिया 40 to 50, किसी और कंट्री ने कुछ और बोल दिया, तो उनका आईएनडीसी है कि उन्होंने अपनी तरफ से टारगेट रखा गया, इंटेंडेड इतना है, तो उसको डिक्लेयर करना था। ये इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे। और फाइनल इनका जो रिव्यू रहा, रिजल्ट रहा, वो क्या रहा। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो पहला पॉइंट तो ये नॉन बाइंडिंग है। जैसे ही नॉन बाइंडिंग आ गया तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो आप सोचते हो वो होगा ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे ही नॉन बाइंडिंग है तो इसका मतलब $100 बिलियन वाली जो फाइनेंशियल एड थी उसके ऊपर वो एग्री नहीं होंगे। ठीक है, और ये आप कब से पढ़ते आ रहे हो, आप देखा होगा आपने शायद 2009 वाला था, आई थिंक 9 की जो कोप थी, जो कोप 15 थी, 13 या 15, वहां पे भी बात आ रही थी कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने $100 बिलियन के लिए कुछ मतलब हाँ बोली है, फिर हाँ नहीं बोली थी, मतलब एक बस जो है फाइनल ऑफिशियल कुछ एग्रीमेंट नहीं दिया था उन्होंने कि हाँ 100% कंफर्म है, ऐसा कुछ नहीं आया था। बस नॉर्मल देखना देखना टाइप का ही रहता था। तो इन्होंने इस पे ये एग्री नहीं हुए पैसों की बात पे। इन्होंने क्या बोला डेवलप कंट्रीज ने कि हम कितने पे एग्री होंगे, $10 बिलियन पे। इन्होंने 10 बिलियन देने की बात करी थी, 100 वाली बात इन्होंने नहीं की, नॉन बाइंडिंग था तो ऑफकोर्स ये होना ही था। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया चाइना बाय डेवलप कंट्रीज ऑन सीबीडीआर। अब इंडिया और चाइना जब जिस टाइम पर यूएनएफसी शुरू हुआ था उस टाइम पर तो ये डेवलपिंग बिल्कुल ज्यादा इनके अंदर डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, लेकिन आज अभी की बात करो, अगर आप 2014 की बात करो तो इस टाइम पर ये काफी डेवलप हो चुके, चाइना तो काफी ज्यादा हो रखा है। तो उसके हिसाब से जो डेवलप कंट्रीज हैं वो उनका क्रिटिसाइज कर रही हैं कि ये बहुत ज्यादा इमिशन कर रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट कर रहे हैं। तो इनको मतलब इस पे ये पॉइंट ना दिया जाए सीबीडीआर वाला, मतलब इन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, इनके लिए भी बाइंडिंग होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट text drafting not finalized, focus will be more on adaptation than to mitigation। मिटिगेशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। मैं बता चुकी हूँ मिटिगेशन का क्या मतलब था, ग्रीन हाउस गैसेज का रिडक्शन करना, कि आपको इस तरीके की चीजें यूज करनी पड़ेंगी, कुछ करो कि ग्रीन हाउस गैसेज कम हो। अडेप्टेशन का क्या मतलब है, आप ऑलरेडी चीजों को अडेप्ट कर चुके हो कि हाँ टेम्परेचर इतना बढ़ेगा ही और इतना चीज आएगा ही, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें किस तरीके की बिल्डिंग बनाने हैं कि अगर फ्लड आए तो उसको टॉलरेट कर पाए, या इतना टेम्परेचर हो तो हमें किस तरीके की स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। तो अडेप्टेशन वो आ जाए, तो ज्यादातर अडेप्टेशन पे फोकस किया गया था एज कम्पेयर टू मिटिगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट आपकी कोप 20 जो है, हाँ कोप 20। कोप 21 को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको जो मेन पॉइंट है वो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो ये टेम्परेचर वाला जो पॉइंट था सीबीडीआर का तो मैं बता ही चुकी हूँ। आईएनडीसी एक बार आप देख लेना, लॉस एंड डैमेज का कोप 19 से पॉइंट हो जाएगा। और
उसके अलावा जीसीएफ की वीडियो देख लेना, ग्रीन क्लाइमेट फंड की, वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी, कुछ लिंक आपके थोड़े बहुत कनेक्ट हो गए होंगे कि हम कोप 21 में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरीके से हम कोप 21 तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं और क्या हमें कोप 21 में डिस्कस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।